नमस्कार दोस्तों, आईएएस पॉइंट में आपका स्वागत है। मैं उत्कर्ष सिंह। आज हम सीए के चरण में बात करेंगे पंजाब में एकल कृषि की समस्या पर। एकल कृषि कौन सी कृषि होती है? जहां की ज़मीन पर केवल एक प्रकार की फसल की खेती की जाती है, उसे एकल कृषि कहा जाता है। जैसे पंजाब की ज़मीन पे हमेशा गेहूं की ही खेती की जाती है। जैसे हम लोग ज़मीन पे क्या होता है, एक सीज़न में गेहूं, एक सीज़न में धान, मतलब एक साल के 2 सीज़न में गेहूं और धान की खेती की जाती है। तो हम लोग द्विपद्धत से कृषि करते हैं, हम लोग की एकल कृषि नहीं है। लेकिन पंजाब में औद्योगिक तरीके से वहाँ की ज़मीन पर एकल कृषि की जाती है, मतलब सिर्फ धान या सिर्फ गेहूं की ही कृषि की जाती है। तो हम लोग पंजाब में एकल कृषि की समस्या पर बात करेंगे। और हम लोग देख रहे हैं कि पंजाब और हरियाणा के किसान राष्ट्रीय राजधानी दिल्ली के सीमा पर, सिंधु नदी के बॉर्डर पर और राष्ट्रीय राजधानी दिल्ली के सीमा पर सड़कों पर, पटरियों पर धरना प्रदर्शन कर रहे हैं। क्यों? क्योंकि सरकार का एक ऐसा कानून आया है जो उनके हित में नहीं है, जो किसानों के हित में नहीं है, बल्कि औद्योगिक घरानों के हित में है। तो पंजाब के किसान इसका विरोध कर रहे हैं। कृषि नीति का, जो नई कृषि नीति आई है एमएसपी से लेकर, इसका विरोध कर रहे हैं पंजाब के किसान, पंजाब और हरियाणा के किसान। वैसे तो पूरे भारत के किसान विरोध कर रहे हैं, लेकिन मुख्यतः पंजाब और हरियाणा के किसान इसका विरोध कर रहे हैं। तो हम बात करते हैं इसी के साथ पंजाब में एकल कृषि की समस्या पर, जो अभी अभी चर्चा में आई है। क्यों आई है? क्योंकि पंजाब के किसान मुख्य रूप से सरकार का विरोध कर रहे हैं। क्यों कर रहे हैं? क्योंकि सरकार की नीतियों की वजह से किसानों को कुछ नुकसान हो रहा है और औद्योगिक घरानों को फ़ायदा हो रहा है। इसलिए किसान सरकार का विरोध कर रहे हैं, जिससे वो कानून को वापस ले लें, जिससे किसानों को भी फ़ायदा हो। अब बात करते हैं चर्चा में क्यों हो। राजधानी दिल्ली की सीमा पर चल रहे विरोध प्रदर्शन के बीच खास तौर पर पंजाब में धान गेहूं की खेती की संभाव्यता पर प्रश्न उठाए जा रहे हैं। कुछ लोग होते हैं जो किसानों का समर्थन कर रहे हैं, जो दिल्ली की सीमा पर इस कड़कती ठंड में प्रदर्शन कर रहे हैं। पिछले 21-22 दिनों से किसान कड़कती ठंड पे दिल्ली की सीमा पर, राष्ट्रीय राजधानी दिल्ली की सीमा पर प्रदर्शन कर रहे हैं। उन पर पानी के बौछार मारे जा रहे हैं, उन पर कभी कोई लाठीचार्ज भी हो रहा है। उनको वहाँ से हटाने के लिए सारी प्रक्रियाएं सरकार कर रही है और कुछ लोग उनका समर्थन कर रहे हैं। कोई बड़े बड़े अभिनेता, बड़े बड़े नेता इनका समर्थन कर रहे हैं। लेकिन कुछ लोगों का मानना है कि जो किसान हैं ये खालिस्तानी हैं और ये आतंकवादी हैं। तो उन्हीं लोग कह रहे हैं कि पंजाब में धान और गेहूं की खेती पर स्थिरता पर प्रश्न उठा रहे हैं। मतलब वही लोग जो हैं, जो उनको लग रहा है कि किसान जो विरोध कर रहे हैं वो आतंकवादी हैं, वो लोग उनकी किसानी पर प्रश्न उठा रहे हैं। कौन से लोग हैं? वही लोग जिनकी आंखों पर राजनीति का पर्दा पड़ा हुआ है। वो समझ नहीं पा रहे हैं कि उनके साथ क्या हो रहा है। उनको अन्नदाता के खिलाफ कैसी कैसी बातें कर रहे हैं। और वही लोग पंजाब में एकल कृषि की समस्या पर बात कर रहे हैं कि पंजाब में धान गेहूं की स्थिरता क्यों बनी हुई है। अब चर्चा करते हैं इसके प्रमुख बिंदुओं की। पंजाब में एकल कृषि कैसे है? एकल कृषि एक विशेष कृषि पद्धति है जो कि एक विशिष्ट भूमि अथवा खेत पर एक समय में केवल एक ही प्रकार की फसल उगाने के विचार पर आधारित है। एकल कृषि कैसी है? जैसे वहाँ पर सिर्फ गेहूं ही उगाया जाएगा, एक समय में सिर्फ एक फसल। यहाँ से आप देखेंगे तो कई किलोमीटर दूर तक आपको गेहूं ही गेहूं दिखेगा और कहीं पर देखेंगे तो आपको धान ही धान दिखेगा। तो क्या है एकल कृषि? एक विशेष कृषि पद्धति है जो कि एक विशिष्ट भूमि अथवा खेत पर एक समय में केवल एक ही प्रकार की फसल उगाने के विचार पर आधारित है। हालांकि यहाँ यह ध्यान दिया जाना महत्वपूर्ण है कि एकल कृषि पद्धति केवल फसलों पर ही लागू नहीं होती है, बल्कि इसमें एक समय में विशिष्ट भूमि अथवा खेत पर केवल एक ही प्रजाति के जानवरों की प्रजनन की पद्धति भी शामिल है। इसमें सबसे महत्वपूर्ण बात क्या है कि यह कृषि पद्धति केवल फसलों पर लागू नहीं होती है, इसके साथ साथ पशुपालन पर भी लागू होता है कि एक जगह पर, एक विशिष्ट भूमि पर, एक खेत पर एक ही प्रजाति के जानवरों के प्रजनन की पद्धति पर भी शामिल है। वर्ष 2018-19 में पंजाब का सकल कृषि क्षेत्र तकरीबन 78.30 लाख हेक्टेयर था, जिसमें से तकरीबन 35.20 लाख हेक्टेयर क्षेत्र गेहूं के लिए और तकरीबन 31.03 लाख हेक्टेयर क्षेत्र धान के लिए प्रयोग किया गया, जो कि कुल कृषि क्षेत्र का लगभग 84.6% था। पंजाब में पिछले साल 2018-19 सत्र में सकल कृषि क्षेत्र में तकरीबन 78.30 लाख हेक्टेयर था। जो कृषि क्षेत्र था वो 78.30 लाख हेक्टेयर था, जिसमें से 35.20 लाख गेहूँ, मतलब 35.20 लाख हेक्टेयर क्षेत्र गेहूँ और 31.03 लाख हेक्टेयर क्षेत्र धान के लिए प्रयोग किया जाता है, जो कि कुल कृषि क्षेत्र का लगभग 84.6% है। इस तरह पंजाब में गेहूं और धान की खेती इतनी व्यापक स्तर पर की जाती है
कि जिसका खामियाजा अन्य फसलों जैसे दाल, मक्का, बाजरा और तिलहन आदि की कमी के रूप में उठाना पड़ता है। पंजाब के 84%, 84.6% खेतों पर गेहूं और धान की खेती की जाती है। आपको कहीं पर दिखेगा कि धान ही धान, यहाँ से 200 बीघा 300 बीघा दूर धान ही धान दिखेगा आपको, कहीं कहीं पर गेहूं गेहूं दिखेगा, लेकिन उसके बीच में आपको कहीं भी गन्ना नहीं दिखेगा, दाल नहीं दिखेगा, तिलहन नहीं दिखेगा, बाजरा नहीं दिखेगा, कुछ नहीं दिखेगा। तो यही होती है कि लोग तो सब कुछ खाते हैं ना, मक्का भी खाते हैं, दाल भी खाते हैं, बाजरा भी खाते हैं, लेकिन पंजाब में सिर्फ धान और गेहूं की खेती होती है, जिसका खामियाजा अन्य फसलों दाल, मक्का, बाजरा और तिलहन आदि की कमी के रूप में उठाना पड़ता है। अब बात करते हैं एकल कृषि की समस्या क्या है। एक ही भूमि अथवा खेत में वर्ष दर वर्ष एक ही प्रकार की फसल उगाने से कीट और रोगों के हमले करने की संभावना बढ़ जाती है। वही फसल और मांस की विविधता जितनी अधिक होती है, कीटों और रोग जनकों के लिए फसल को नुकसान पहुंचाना उतना ही मुश्किल होता है। इसमें कहा गया है कि एक ही भूमि अथवा खेत पर, मतलब एक ही खेत में अगर आप हमेशा एक ही खेती करते रहते हैं तो उसमें कीट और रोगों के हमला की संभावना बढ़ जाती है। और वहीं पर फसल और अनुवांशिक विविधता जितनी अधिक होती है, कीटों और रोग जनकों के लिए फसल को नुकसान पहुंचाना उतना ही मुश्किल होता है। कहने का मतलब है ये है कि इसे आप गांव में देखते हैं, जिस खेत में गन्ना की खेती होती है, जब गन्ना कट जाता है वहाँ पर परिवर्तन के लिए गेहूँ बो देते हैं। ठीक है, इसको लगातार 4 साल 5 साल चलता रहता है, फिर उसकी उर्वरता इससे कम होने लगती है, फिर एक बार गन्ने को हटा कर वहाँ पर अरहर बो दिया जाता है, जिससे उसकी उर्वरता फिर से स्थिर हो जाती है और फिर से आने लगती है। तो वही कहा जा रहा है कि अगर एक ही भूमि पर लगातार एक ही खेती हो रही है, लगातार गेहूं की खेती हो रही है, लगातार धान की खेती हो रही है, या किसी भी चीज़ की लगातार खेती हो रही है, तो उसकी उर्वरता कम हो जाती है और जो कीटनाशक होते हैं, जो कीट होते हैं, इनके हमलों की संभावना बढ़ जाती है। अगर यही लगातार परिवर्तन किया जाए, अलग अलग फसलें लगाया जाए, तो अनुवांशिक में परिवर्तन के कारण ये जो कीट है, रोगजनक हैं, इनसे नुकसान पहुंचने का खतरा भी कम हो जाएगा। आपने गांव में अधिकतर देखा होगा या खुद के खेतों में देखा होगा, लगातार 4-5 साल आप गन्ना देखते हैं, फिर उसके बाद एक बार अरहर की फसल प्राय देखा ही करते हैं, और इसमें गन्ने के खेत बाद आपको तुरंत गेहूँ बोआ हुआ मिल जाता है। क्योंकि इससे जो उर्वरता है खेत में बनी रहे और गन्ने को नुकसान न हो। गेहूं और धान के पौधे अन्य फसलों जैसे दाल एवं फलीदार फसलों के साथ समान नाइट्रोजन स्थिरीकरण की प्रक्रिया में सक्षम नहीं होते हैं। अतः फसल विविधता के बिना निरंतर गेहूं और धान की खेती करने से मिट्टी में पोषक तत्वों की कमी हो जाती है, जिससे किसानों को रासायनिक उर्वरकों और कीटनाशकों पर निर्भर होना पड़ता है। जैसे कि मैंने अभी आपको बताया कि जब गन्ने के खेत होते हैं, उनकी उर्वरता बरकरार रखने के लिए क्या करना पड़ता है, 5-6 साल बाद अरहर की खेती की जाती है। एक बार गन्ना बोने पर 2-3 बार गन्ना काटा जाता है, मतलब 2 सीजन बाद, गन्ने के 2 सीजन मतलब 5 साल बाद आपको हमें अरहर बो देना चाहिए, जिससे उर्वरता बनी रहे। तो यही चीज़ इसमें कहा गया है कि जो गेहूं और धान होते हैं, इनकी फसलें होती हैं, ये खेत में उतना नाइट्रोजन पैदा नहीं कर पाती हैं, बल्कि वो खेत से लेती ही हैं। लेकिन जो दलहन फसलें जैसे दाल होते हैं, जैसे दाल एवं फलीदार फसलें होते हैं, ये दाल तो आपको देंगी ही देंगी, उसके बाद वो नाइट्रोजन, ज़मीन के अंदर नाइट्रोजन पैदा करती है, जो उर्वरक के रूप में काम करता है, जिससे खेत की उर्वरता बनी रहती है और किसानों को रासायनिक उर्वरकों और कीटनाशकों पर निर्भर नहीं होना पड़ता है। अब बात करते हैं गेहूं बनाम धान पर। गेहूं यह प्राकृतिक रूप से पंजाब की मिट्टी और कृषि जलवायु परिस्थितियों के अनुकूल है। गेहूं जो है यह प्राकृतिक रूप से पंजाब की मिट्टी, मतलब वहाँ गेहूं को ठंडी के मौसम में बोया जाता है और पंजाब में भी ठंडी अच्छे से होती है। तो जो गेहूं की मतलब जो पंजाब की मिट्टी है प्राकृतिक रूप से, वह गेहूं की कृषि के लिए बहुत ही अधिक परिस्थितियों के अनुकूल है। यह एक ठंडे मौसम की फसल है, जिसे उन स्थानों पर उगाया जा सकता है जहां मार्च माह में तापमान 30 डिग्री की रेंज में रहता है। अभी मैंने आपको बताया कि गेहूं कहाँ पर होता है, जहाँ पर ठंडी होती है। जब इसको बोया जाता है ठंडे मौसम में बोया जाता है, और जब काटने का समय होता है धीरे धीरे करके एक एवरेज गर्मी आ जाती है, मतलब न ज़्यादा ठंडी होगी न ज़्यादा गर्मी होगी। तो गेहूँ वहाँ पर ज़्यादा उचित होता है, वहाँ पर ज़्यादा पैदावार होता है, जहाँ पर मार्च अप्रैल के महीने में 30 डिग्री सेल्सियस पारा हो जाता है, मतलब हल्की हल्की गर्मी पड़ने लगती है, वो भी एवरेज सुहावनी गर्मी पड़ने लगती है। इसकी खेती राष्ट्रीय सुरक्षा खाद्य की दृष्टि से काफ़ी महत्वपूर्ण है। गेहूं की खेती राष्ट्रीय खाद्य सुरक्षा की दृष्टि से काफ़ी महत्वपूर्ण है। पंजाब में प्रति हेक्टेयर औसतन 5 टन से अधिक गेहूं का उत्पादन किया जाता है, जबकि राष्ट्रीय औसत 3.4 से 3.5 टन के आसपास है। पंजाब में प्रति बीघा लगभग
5 कुंटल गेहूँ पैदा किया जाता है, बल्कि पूरे भारत में जो औसत है, राष्ट्रीय औसत है, वह प्रति बीघा 3.5 से मतलब 3.4 से 3.5 कुंटल के आसपास है। जैसे कि ये टन में दिया गया है, हम आपको बीघे में बता रहे हैं। ये टन और क्विंटल में मतलब टन और हेक्टेयर में दिया गया है। जो पंजाब में पैदावार होता है उसको हम आपको बीघे और क्विंटल में बता रहे हैं। तो पंजाब में प्रति साल 5 क्विंटल गेहूँ पैदा होता है, जबकि राष्ट्रीय औसत कितना है? 3.5 कुंटल। पूरे भारत में 3.5 कुंटल होता है, लेकिन पंजाब में 1.5 कुंटल एक्स्ट्रा 5 कुंटल गेहूँ पैदा होता है। और सारे भारत को समस्या कैसे? पंजाब के किसानों से है। अब बात करते हैं धान पर। धान की खेती के लिए भारी मात्रा में पानी की आवश्यकता होती है। धान बरसात के मौसम में लगाया जाता है। अगर पानी कम बरसता है तो धान की पैदावार अच्छी नहीं होती है। किसान आमतौर पर 5 बार गेहूँ की सिंचाई करते हैं, जबकि धान के लिए 30 या उससे अधिक बार सिंचाई की आवश्यकता होती है। किसान मुख्य रूप से 5 बार गेहूँ की सिंचाई करते हैं, जबकि धान के लिए 30 या उससे अधिक बार सिंचाई की आवश्यकता होती है। मतलब इससे अगर लगातार बारिश होती रहती है तो धान अच्छे तरीके से पैदा होता है। और गेहूँ को कम पानी की आवश्यकता होती है, मुख्य रूप से 5 बार, अधिकतम 5 बार, और धान को 30 बार पानी की आवश्यकता होती है, सिंचाई की आवश्यकता होती है। धान की खेती और सिंचाई के लिए मुफ्त बिजली उपलब्ध कराने संबंधी राज्य सरकार की नीति के कारण पंजाब के भूजल स्तर में प्रति वर्ष औसतन 0.5 मीटर की गिरावट दर्ज हो रही है। इससे जो धान की खेती है, इसकी सिंचाई के लिए पंजाब सरकार मुफ्त बिजली उपलब्ध करा रही है, जिससे वहाँ के किसान 30 बार सिंचाई करते हैं, औसतन 30 बार सिंचाई करते हैं, जिससे पंजाब का भूजल स्तर प्रति वर्ष 50 सेंटीमीटर नीचे गिर रहा है। सरकार की इस नीति ने राज्य के किसानों को धान की लंबी अवधि की किस्मों जैसे पूसा 44 की उपज के लिए प्रेरित किया है। पूसा 44 धान की उपज काफ़ी अधिक होती है, किंतु इसकी अवधि काफ़ी लंबी होती है। लंबी अवधि का अर्थ है कि कई माह के मध्य तक इसकी रोपाई की जाती है और मई माह के मध्य तक इसकी रोपाई की जाती है और अक्टूबर माह तक इसकी कटाई कर ली जाती है, जिस समय रहते गेहूँ की अगली फसल की रोपाई भी हो जाती है। हालांकि इसमें सिंचाई के लिए पानी की काफ़ी अधिक आवश्यकता पड़ती है। जो पूसा 44 है, यह एक उन्नत प्रकार का धान है। यह काफ़ी लंबा समय लेता है, मतलब पैदा होने में काफ़ी लंबा समय लेता है, लेकिन उत्पादन भी बहुत अधिक करता है। इसमें सिंचाई की आवश्यकता भी बहुत होती है। इसको कब बोया जाता है? इसको मई में बोया जाता है और इसको काटा कब जाता है? अक्टूबर में काटा जाता है, जिससे आगे गेहूँ की खेती की जा सके। अब बात करते हैं सरकार के प्रयास पर। सरकार क्या प्रयास कर रही है? पंजाब प्रिजर्वेशन ऑफ सबसॉइल वाटर एक्ट 2009 के तहत पंजाब के किसानों को प्रत्येक वर्ष 15 मई से पूर्व धान की बुआई और 15 जून से पूर्व धान की सफाई करने से मना किया गया है। पंजाब प्रिजर्वेशन ऑफ सबसॉइल वाटर एक्ट 2009 के तहत पंजाब के जो किसान हैं, अगर ये 15 मई से पहले धान की बुआई करें, मतलब खेतों में धान को पहले छीटा जाता है, कम से कम 21 दिन पहले धान को इकट्ठा एक छोटे से ज़मीन पे छीट के बोया जाता है। फिर जिससे थोड़ा सा धान जब बड़ा होता है तो उसको वहाँ से उखाड़ के जड़ से उखाड़ के दूसरे खेतों में दूर दूर रोपा जाता है। तो वहाँ पंजाब सरकार ने लगाया है कि 15 मई से पहले कोई बोएगा नहीं और 15 जून से पहले कोई रोपाई नहीं करेगा, मतलब दूर दूर लगाएगा नहीं। इस अधिनियम का प्राथमिक उद्देश्य भूजल संरक्षण को बढ़ावा देना है। अब बात करते हैं इससे संबंधित समस्याएं पर। जब जून के मध्य में बारिश के बाद ही धान की रोपाई की अनुमति दी जाती है, तो धान की कटाई भी अक्टूबर माह तक अंत होती है, जिसमें 15 नवंबर की समय सीमा से पूर्व गेहूँ की बुआई के लिए काफ़ी कम समय बचता है। इस नियम के हिसाब से जब जून के मध्य में 15 मई के बाद आपको बिया डालना है और 15 जून के बाद आपको रोपाई करना है, तो अगर 15 जून के बाद से अगर बारिश आती है और इसके बाद धान की रोपाई की अनुमति दी जाती है, तो धान की कटाई भी अक्टूबर माह के अंत में होती है। अगर पहले धान रोपेंगे तो पहले काटेंगे। जब अक्टूबर माह के अंत में धान काटेंगे, कटते कटाते 15 नवंबर के समय तक, जो 15 नवंबर के समय है गेहूं बोने का, इसके पूर्व गेहूं के लिए काफ़ी समय कम बचता है। ऐसी स्थिति में किसानों के पास धान की पराली जलाने के अलावा कोई विकल्प नहीं बचता है। इस तरह पंजाब में भूजल संरक्षण दिल्ली में प्रदूषण एक बड़ा कारण है। ऐसी स्थिति में अगर कम समय बचता है तो पंजाब के किसान हैं, धान को खेतों में मशीन से काट लेते हैं, लेकिन जो उसका पराली है इसको छोड़ देते हैं, क्योंकि उनके पास समय बहुत कम है। और वो खेत जला के और पराली को खेतों में जला के फिर से गेहूँ बो देते हैं। क्यों बो देते हैं? क्योंकि सरकार के नियम के हिसाब से वो 15 जून के पहले धान को रोप नहीं सकते। इससे अक्टूबर तक काटते हैं, अक्टूबर लास्ट तक उनके पास कम टाइम बचता है, तो खेतों में ही पराली को जला देते हैं। अगर वो सब कुछ पहले करें तो क्यों जलाएंगे? वो कुत्ता थोड़ा काटेंगे कि पहले खेतों में जलाएंगे। तो पंजाब सरकार की भूजल संरक्षण नीति है, वो दिल्ली में वायु प्रदूषण का एक बहुत बड़ा कारण है। अब बात करते हैं आगे की राह पर। गेहूँ की खेती के लिए एकल क्षेत्र को कम करने में पंजाब में मोटे अनाजों जैसे वैकल्पिक फसलों को बढ़ावा देने में इस क्षेत्र में फसल विविधीकरण संभव हो सकेगा, जिससे मिट्टी की उर्वरता में बढ़ोतरी होगी और स्थानीय लोगों की पोषण संबंधी आवश्यकताएं भी पूरी हो सकेंगी।
धान की खेती को पूर्वी तथा दक्षिण राज्यों में स्थानांतरित करने, धान की फसल के केवल छोटी आबादी किस्मों को रोपण करने, सिंचाई के लिए मुफ्त बिजली उपलब्ध कराने, सरकारी नियमों को संशोधन करने से एकल कृषि की समस्याओं और घटते हुए स्तर पर जैसे मुद्दों पर संबोधित किया जा सकता है। अगर वीडियो से कोई भी जानकारी तो वीडियो को लाइक कीजिए, दोस्तों में शेयर कीजिए, चैनल सब्सक्राइब कीजिए। धन्यवाद।